नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 30 जनवरी। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। 1000 स्वदेशी ड्रोन से जगमगाया आसमान। वीटिंग रिट्रीट को लेकर दोस्तों ये भव्य नजारा हम आपको दिखाएंगे। 1000 स्वदेशी ड्रोन से जगमगाया आसमान। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के हसनपोरा में आतंकी हमला, पुलिस हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद शहीद। बड़ी खबर, आतंकियों की खैर नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अन्य संकट झेल रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने फिर से बढ़ाया हाथ। पाक के रास्ते और गेहूं भेजेगा भारत। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अमेरिका में गांधी प्रतिमा पर खालिस्तानियों लगाया अपना झंडा। इटली में भी किया प्रोटेस्ट। भारत ने उठाया बड़ा कदम, वो हम आपको बताएंगे। नेपाल ने लीपू लेक और काला पानी में करा लिया जनगणना। भारत के साथ बॉर्डर को लेकर तनाव बढ़ रहा है, तो एक एक करके आपको बताएंगे। और इस बीच चीन जा रहे पाकिस्तान। पीएम इमरान खान सीपीईसी सहित कई मसलों पर बातचीत करने की तैयारी, तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां अफगानिस्तान में किडनी बेच भूख मिटा रहे हैं लोग। गरीबी से हालत बेहद भयावह है। आर्थिक प्रतिबंधों ने बढ़ाई है मुश्किलें, तो एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे। जहां पे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कैदियों से निपटना जरूरी है। यूएन ने कई बड़ी बातें कही हैं, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट, वेटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। कल 1000 स्वदेशी ड्रोन से जगमगाया आसमान। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह के समापन की प्रक्रिया यानी वेटिंग रिट्रीट समारोह दिल्ली में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। हर साल 29 जनवरी को इस खास वेटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। इनमें तीनों सेनाएं मौजूद रहती हैं और समारोह के समापन के बाद सेनाएं अपने अपने बंकर में वापस चली जाती हैं। इसके अलावा पुलिस बल के स्पेशल बैंड भी इसमें हिस्सा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि वेटिंग रिट्रीट के साथ 24 जनवरी से शुरू करीब एक सप्ताह के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। हालांकि सरकार ने इस साल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ही गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला कर लिया था। और यही कारण है कि आपको बता दें, कल जो है वो पूरी तरीके से 1000 ड्रोन से ये पूरा का पूरा वेटिंग रिट्रीट जो है वो जगमगाया और ये भव्य नज़ारा देखने को मिला कल। तो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये सीधा नज़ारा दिख रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला, एक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अली शहीद। दरअसल आपको बता दें, कश्मीर संभाग के अनंतनाग में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत की और पुलिस हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद मागरे को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। खून से लथपथ मागरे को आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। घटना हसनपोरा विजबेहरा इलाके की है। दरअसल कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि आतंकियों ने हसनपोरा में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद मागरे को निशाना बनाकर फायरिंग की और इस हमले में मागरे शहीद हो गए। हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान भी शुरू कर दिया गया। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और दोस्तों, सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। लद्दाख PMGSY के तीसरे चरण में 500 किलोमीटर की बनेगी सड़क, ग्रामीण इलाकों को बिछेगा नेटवर्क। लद्दाख से बड़ी खबर निकल के आ रही है। लद्दाख के डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। चाइना फिर रोया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 500 किलोमीटर की सड़क स्वीकृति कर दी गई है। ये सड़कें ग्रामीण इलाकों में बनेंगी। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लद्दाख के लिए ये फैसला लिया गया। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ PMGSY और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। लद्दाख को अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद से PMGSY के तहत लद्दाख में 195 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इससे ग्रामीणों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। लद्दाख के आयुक्त सचिव लोक निर्माण विभाग अजीत कुमार साहू ने बताया है कि इस अवधि के दौरान 149 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।
एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर, अन्य संकट झेल रहे अफगानिस्तान की मदद करेगा भारत, पाकिस्तान के रास्ते फरवरी में भेजा गया गेहूं। अन्य का संकट झेल रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत पाकिस्तान के रास्ते फरवरी के माह में गेहूं की खेप आपूर्ति की शुरुआत कर सकता है। मीडिया में शनिवार को आई खबर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ने महीनों की चर्चा के बाद अफगानिस्तान के लिए गेहूं की आपूर्ति के तौर तरीकों पर सहमति व्यक्त की है। अफगानिस्तान में सामने आ रहे मानवीय संकट से निपटने के लिए अफगानिस्तान को भारत अबाधित मानवीय सहायता प्रदान करने की वकालत करता रहा है और वो पाकिस्तान के रास्ते सड़क परिवहन के जरिए 50,000 टन गेहूं और दवाएं अफगानिस्तान भेजने की पहले ही घोषणा कर चुका है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद मानवीय हालात बिगड़ने पर पाकिस्तान ने पिछले साल भारत को अपने भूमि मार्ग का उपयोग करके 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने की अनुमति दी थी। कूटनीतिक सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को बताया है कि गेहूं भेजने का काम फरवरी में शुरू होगा। निर्धारित तौर तरीकों के अनुसार भारत को पहली खेप के 30 दिनों के भीतर गेहूं की कुल मात्रा का परिवहन करना है। एक और अपडेट लेते हैं, अफगानिस्तान के लिए फरिश्ता बना भारत, संकट की घड़ी में मानवीय सहायता के तौर पर भेजी जाएंगी दवाएं और खाने की वस्तुएं। ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से भारत जो है अफगानिस्तान में मदद कर रहा है। एक और अपडेट, अमेरिका में गांधी प्रतिमा पर खालिस्तानियों ने लगाया अपना झंडा, इटली में भी किया प्रोटेस्ट। 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर खालिस्तानी झंडा लगाकर बापू का अपमान किया। यही नहीं, उन्हें भारतीय उच्च आयोग के बाहर लंदन में भारतीय संविधान और ध्वज की एक प्रति भी जलाई। खालिस्तानियों ने अमेरिका और इंग्लैंड के अलावा कनाडा, इटली में भी प्रदर्शन किया। हालांकि खालिस्तानियों की इन कायराना हरकतों पर भारत पैनी नज़र बनाए हुए है। भारत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत ने इन देशों से सरकारों की कार्रवाई करने को कहा है। एक और अपडेट, नेपाल ने लिपुलेख और कालापानी में करा लिया है जनगणना, भारत के साथ बॉर्डर को लेकर बढ़ेगा तनाव। दरअसल कालापानी मसले को भारत और नेपाल के बीच तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा क्षेत्रों में अनौपचारिक जनगणना करवाई है। नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल ने बताया है कि इस क्षेत्र में करीब 700 लोगों की आबादी है। नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि जनगणना कार्यकर्ता शारीरिक रूप से इन क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जनगणना के लिए गैर पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल ने आखिरी बार इस इलाके में 1961 में जनगणना किया था। एक और अपडेट लेते हैं, चीन जा रहा है पाकिस्तान, पीएम इमरान खान सीपीसी सहित कई मसलों पर होगी बात। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 3-5 फरवरी तक चीन के दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दे दी है। मंत्रालय ने बताया है कि चीन यात्रा दोनों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इख्तियार ने बताया है कि यात्रा दोनों देशों के बीच हर वक्त में रणनीतिक सहकारी साझेदारी को मजबूत करेगी। दोनों देश नए युग में साझा भविष्य के साथ एक करीबी चीन पाकिस्तान समुदाय के निर्माण के मकसद को आगे बढ़ाएगी। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध को पूरे हुए 30 साल। विदेश मंत्री जयशंकर और लैपिड ने कहा दोनों देशों के रिश्ते हैं मजबूत। दोस्तों, भारत और इजराइल के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को इजराइल के एक अखबार और ऑप एड में लिखा है कि दोनों देशों के बीच मित्रता और विश्वास न केवल विशिष्टताएं हैं बल्कि वास्तविक संपत्ति भी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने पिछले 3 दशकों से रिश्ते प्रगाढ़ करते हुए सुरक्षा क्षेत्र सहित आम चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा के साथ मिलकर काम किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने पर अखबार इजराइल होम के एक संयुक्त ऑप एड डिपनिंग रूट्स लिखा है। एक और अपडेट, पाकिस्तानी हिंदू संसद के तीर्थयात्रियों के साथ भारत यात्रा टली, कोरोना को बताया वजह। दोस्तों, कोरोना पाबंदियों के चलते पाकिस्तान से भारत आने वाले पर्यटकों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के हिंदू सांसद ने बताया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा में देरी हो रही है क्योंकि नई दिल्ली को कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते व्यवस्था करने के लिए समय चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते यात्रा में देरी हुई है लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं,
आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, देवबंद में अमित शाह की रैली में जुटी भारी भीड़, जनसैलाब के चलते रोका गया चुनाव प्रचार। दोस्तों दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। आपको बता दें कि सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह घर घर गए और जो जनसैलाब देखने को मिला उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह को डोर टू डोर कैंपेन रोकना पड़ा। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर शाह ने सपा और आरएलडी पर बड़ा हमला बोला। गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को समाजवादी पार्टी, सपा और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन वोटों की गिनती तक ही चलेगा। शाह ने कहा कि अगर इस बार सपा की सरकार बनती है तो आजम खान कैबिनेट का हिस्सा होंगे और जयंत चौधरी बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं और बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में पीएम मोदी 31 जनवरी को करेंगे पहले वर्चुअल रैली, पहले फेज के चुनाव पर होगा फोकस। दोस्तों पीएम मोदी 31 जनवरी को यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए अपनी पहली आभासी राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान पहले चरण में मतदान वाले जिलों को फोकस किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ये प्रतिबंध बढ़ाता है तो पीएम मोदी इसी तरीके से वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया है 31 जनवरी को रैली की योजना इस तरीके से बनाई जाएगी और एक बार फिर से पश्चिमी क्षेत्र के कम से कम 4 से 5 जिलों को कवर किया जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं, निर्दोष राम भक्तों को लेकर बड़ी खबर निकल के आई। निर्दोष राम भक्तों के खून से लाल है सपा नेताओं की टोपी, योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार एक हाई लेवल पर पहुंच गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे का हवाला देते हुए योगी ने दावा किया कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 60 से अधिक हिंदू मारे गए हैं और 1500 से अधिक कैद हुए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की टोपी निर्दोष राम भक्तों के। और अपडेट, जम्मू कश्मीर में सेना ने गांदरबल में 3 संदिग्धों को दबोचा। बड़ी खबर, चीनी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है कश्मीर में चीनी साजिश का भंडाफोड़, तीनों के पास चीनी ग्रेनेड, चीनी पिस्टल हुई है बरामद। दोस्तों भारतीय सेना ने गांदरबल जिले के हडूरा के सुहामा इलाके में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद हुई। ये सब चाइनीज थे। सेना ने बताया है कि सेना के गांदरबल के सुहामा में ज्वाइंट मोबाइल वाहन के चेक पोस्ट बनाया गया था और यहां रुकने का इशारा करने पर 3 आतंकी जो है वो भागने की कोशिश की, इन तीनों लोगों को, और इन्हें पकड़ा गया। बाद में इनके पास से चीनी हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं बारामूला जिले में शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पुलिसकर्मियों की हत्या करने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने बटमालू इलाके में एसडी कॉलोनी में कांस्टेबल मुनीर मिराज के आवास पर के पास उन पर गोलियां चला दी थी। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि सेना ने गांदरबल में 3 संदिग्धों को जो दबोचा वो चाइनीज निकले और चाइनीज खास करके चाइनीज हथियारों से लैस थे। तो चाइनीज कहीं ना कहीं हथियार आए कैसे, या तो वो पाकिस्तान के थ्रू आए होंगे, लेकिन इसमें चाइनीज की साजिश साफ साफ दिखती है और चीनी जो मंशा थी उसे सैनिकों ने फेल कर दिया है। एक और अपडेट, म्यांमार में सैन्य तानाशाही को सपोर्ट करने वाले चाइना के बदले सुर, यूएन से कहा देश को गृह युद्ध से बचाने की कोशिश करो। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन ने शुक्रवार को कहा है कि संघर्षग्रस्त म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उद्देश्य उसे और हिंसा और गृह युद्ध की स्थिति से बचाना होना चाहिए। म्यांमार में सुरक्षा परिषद के दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नए राजदूत से बंद कमरे में हुई बैठक के बाद झांग जुन ने उम्मीद जताई है कि उनके और अन्य लोगों के प्रयासों में स्थिति को शांत किया जा सकता है। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली थी। दोस्तों अब चाइना भी यूएन के पास भाग गया है। दरअसल ये चीज़ें जहाँ जहाँ तक था पलट हुआ है, उस देश में तो संकट
खड़ा ही हुआ है, लेकिन बाकी देशों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो, तालिबानियों की सत्ता हो या फिर वो म्यांमार हो। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो चाइना ने पहले समर्थन किया उन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का, चाहे फिर वो या अफगानिस्तान में तालिबान की बात करें या फिर म्यांमार में उन लोगों का समर्थन जिन्होंने गृह युद्ध छेड़ा। तो अब लेकिन चाइना को भारी पड़ रहा है, चाइना यूएन से गुहार लगाया है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पर जमकर भड़के, बोले युद्ध का खौफ बार बार अमेरिका पैदा कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पर ही भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले का खौफ पैदा कर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मॉस्को युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो रूस यानी पश्चिमी देशों को अपने सुरक्षा हितों को रौंदने की अनुमति नहीं देगा। जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि रूस कभी भी इस देश पर हमला कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा है कि सैन्य तैनाती का पता लगाने के लिए केवल सैटेलाइट तस्वीरें ही काफी नहीं है। स्थिति अभी तक उतनी ही खराब नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए साथ के शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप भड़काओ ना, आप डर का माहौल पैदा ना करो। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन तनाव पे भारतीय बजट पर भी पड़ने वाला है असर। टेंशन में है सीतारमण, कैसे निपटेगी मोदी सरकार। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को भारत का बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन यूक्रेन संकट के ने कई तरह से भारत पर गंभीर असर डाल सकता है। खासकर यूक्रेन संकट के बीच पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। गुरुवार रात कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के निशाने को पार कर चुका है और कई विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत जल्द $100 से $110 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर सकता है। ऐसे में भारतीय बजट पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल की सीमा रेखा को पार कर गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पेगासस को भारत ने इजराइल से डिफेंस डील में खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक नया खुलासा। दरअसल जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर काफी विवाद हुआ और अब इस पर एक आई नई रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले दावे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत सरकार ने इजराइल से 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था और यह डील $2 अरब की थी। इसको लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स में शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस स्पाईवेयर को खरीदा था और इसे टेस्ट भी किया गया था। एक और अपडेट, योगी शाह के बाद यूपी में अब पीएम मोदी संभालेंगे भाजपा की कमान। 31 जनवरी को पहली वर्चुअल रैली। प्रधानमंत्री मोदी 31 जनवरी को यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी भाजपा के लिए अपनी पहली आभासी राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान पहले चरण में मतदान वाले जिलों का फोकस किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ये प्रतिबंध बढ़ाता है तो पीएम इसी तरीके के वर्चुअल रैली करते रहेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, बंगाल में घुसकर सीबीआई का बड़ा एक्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में सीबीआई ने 7 को किया गिरफ्तार। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा के मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने कूच बिहार जिले के सेतलकुची इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मणिक मोइत्रा की मौत के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एजेंसी के सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कूच बिहार के एक गांव में रहने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि इन लोगों को कूच बिहार जिले की एक अदालत के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। एजेंसी ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले साल अगस्त में मामला दर्ज किया था। शुरुआत में सीतलकुची के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने किया उमर खालिद की जमानत का विरोध। 9/11 आतंकी हमले से की दंगे की तुलना।
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक निचली अदालत को बताया है कि आरोपी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश की है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे की तुलना अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले 9/11 से की है। आपको बता दें कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगे की साजिश रचने का भी आरोप है। विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष तर्क दिया। ये है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली दंगे को लेकर उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, जाटों की पहली पसंद अभी भी पश्चिमी यूपी में है। भाजपा सर्वे में 40% के करीब लोगों ने किया समर्थन। यूपी में चुनाव में मतदान का आगाज पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है, जहां जाट और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। एक तरफ बीजेपी जहां जाट सहित सभी हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटी है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जोड़ी जाट मुस्लिम गठजोड़ को अपने पक्ष में करने की सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी अपनी कोशिश में कितना कामयाब होती है, लेकिन सी वोटर के ताज़ा सर्वे ने रुझान बता दिया है कि जाटों की पहली पसंद अभी भी 40 से 45% भाजपा ही है और बाकी में बंटवारा है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के लिए राहत की खबर है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें पल पल के अपडेट के लिए।